नमस्कार बच्चों। आज मैं विकास चैप्टर का दूसरा भाग लेके आया हूँ, पार्ट 2। और ये मैं पढ़ाऊँगा। आज जो टॉपिक है वो थोड़ा आंकड़ा से बेस्ड है, तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना, थोड़ा याद रखने वाला चीज़ है ये सब। तो सबसे पहला जो भाग मैं विकास और विनाश को समझा रहा हूँ। मैं बोला था पहले भी आपको कि हो सकता है विकास जो होता है वो विरोधाभास शब्द है। किसी व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है कहीं कहीं, और किसी व्यक्ति के लिए वो भारी विनाश हो सकता है। तो इस पर एक बुक में भी एग्जाम्पल दिया था, तो वहीं से मैंने इस संदर्भ को लिया है। ठीक है। एक आइवरी कोस्ट का उदाहरण है। ठीक है। तो विकास का अर्थ केवल उत्पादन और लाभ नहीं है। विकास का अर्थ सिर्फ हम लोग जान ही गए हैं कि सिर्फ इसका धन से लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी अन्य चीज़ें शामिल होती हैं, यहाँ तक कि सम्मान भी, प्रेम भी, ये भी शामिल होगा विकास के अंतर्गत। तो विकास का अर्थ केवल उत्पादन और लाभ नहीं है। अगर किसी विकास कार्य से पर्यावरण और मानव जीवन को नुकसान हो रहा है तो वह विकास नहीं कहलाएगा। अगर कोई विकास का कार्य हो रहा है, उससे पर्यावरण दूषित हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि सड़कें बनाई जाती हैं जंगलों को काट कर, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसके जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कचड़े हो गए, वो पानी में डाले जाते हैं, हवा में मिलाए जाते हैं, और कहीं ज़मीन पे ही डंप किया जाता है। तो ये कोई अच्छा विकास नहीं माना जा सकता है चीज़ों को। ठीक है। उससे और चीज़ें खराब भी होती हैं और खराब हुई हैं। ठीक है। तो एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल द्वारा समझाया गया है कि अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट के आबिजान शहर में, अफ्रीका के देश में एक ये है छोटा सा देश आइवरी कोस्ट, आबिजान शहर के पास एक जहाज ने 500 टन जहरीला रासायनिक कचरा समुद्र में डाल दिया। क्या हुआ कि एक जहाज ने 500, एक गरीब देश है वो, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपना देश को थोड़ा साफ रखने के लिए क्या किए कि वहाँ से एक करार करते हैं दूसरे देश से, और बोलता है कि अपना जो रासायनिक कचरा है वो हम आपके यहाँ डाल देंगे, या फिर रासायनिक कचरा क्या के नहीं बोलता है, बोलता है कि वेस्ट मटेरियल डालेंगे। और 500 टन जहरीला रासायनिक कचरा समुद्र में डाल दिया। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो गई। मान लो विकसित नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन जीने का तो हक था ना भाई, लेकिन वो भी हम छीन लेते हैं विकास के ये में, कि क्योंकि हम अपना लाभ देखते हैं। जो उद्योगपति हैं, जो विकसित देश हैं, वो अपना लाभ देखते हैं। तो वहाँ के लोग नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या किए वो लोग, सांस लेने में तकलीफ होने लगा वहाँ के लोगों को, उल्टी आने लगी, चक्कर आने लगी, त्वचा रोग होने लगा, बेहोशी आने लगा, आंखों में जलन होने लगा, जैसी गंभीर समस्याएं हुई। तो इसमें हम क्या पाते हैं, इसमें हम यह समझ आता है कि विकास वही है जो मनुष्य और पर्यावरण दोनों को लिए सुरक्षित हो। विकास बस उतना ही होना चाहिए जिससे पर्यावरण बचा रहे, मनुष्य बचा रहे। आखिर में विकास है किसके लिए? मनुष्यों के लिए है ना। लेकिन मनुष्य एक ऐसा हम कहेंगे जानवर यहाँ पे प्रतीत होता है जो कि पूरी धरती को खाने में आतुर है अपने स्वार्थ के लिए, और होता जाता कुछ नहीं है, बस माया का खेल है। और इसमें चीज़ें जो है वो बर्बाद हो रही हैं विकास के नाम पे। ठीक है। देखो वहाँ के देश के लोगों की स्थिति क्या हुई। ठीक है। ये विकास से ही हुआ, एक देश का विकास हुआ लेकिन दूसरे देश का विनाश हुआ। तो विकास के अलग अलग रास्ते, हर देश, हर राज्य का विकास का रास्ता अलग हो सकता है। कहीं उद्योग का विकास होता है, कहीं कृषि से, कहीं पर्यटन से। हर जगह अपना अपना नेचर है हर चीज़ का, और उसी के हिसाब से हम विकसित हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बिहार में इतनी नदियां हैं, इतने ये हैं, वहाँ पे खेती की व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ पे फैक्ट्री लगाने से ज़्यादा है कि फूड बेस्ड चीज़ें वहाँ पे की जाएं, तो वो बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन झारखंड का विकास जो है, यहाँ मिनरल्स ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा है, तो यहाँ जो विकास है वो उद्योगों से हो सकता है। तो इस तरह से भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति और वहाँ के लोगों के हिसाब से चीज़ों को विकसित किया जा सकता है। तो हर देश और हर राज्य का जो विकास का रास्ता होता है एक नहीं हो सकता है। कहीं के लिए कुछ और कहीं के लिए कुछ होता है। ये बैलेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और कहीं कोई कोई देश सिर्फ पर्यटन से ही भी विकसित हो सकता है। इतने सुंदर सुंदर जगह को वहाँ पे अगर
पर्यटक स्थल बनाया जाए तो लोग जाके वहाँ विकास कर देंगे। तो लेकिन हर जगह ध्यान रखना जरूरी है कि लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो। लेकिन हर जगह विकास का तो मापदंड है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण नष्ट नहीं हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, और भविष्य सुरक्षित रहे, तभी इसको विकास माना जाएगा। नहीं तो फिर इसको विकास नहीं, विनाश भी मान सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों की तुलना करें हम, हरियाणा, केरल और बिहार को लिया गया है इसमें प्रति व्यक्ति आय के मामले में। ये 2016-17 का आंकड़ा है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,80,174 रुपया है। यानी वहाँ पे ये माना गया 2017 में कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति 1,80,174 रुपया कमाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, उसके लिए पार्ट 1 का वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वो डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो हरियाणा जो है 1,80,174 रुपया प्रति व्यक्ति कमा रहा है। केरल जो है 1,33,475 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। बिहार का 34,409 है सिर्फ। बिहार बहुत पीछे है इस मामले में, और हरियाणा सबसे आगे है। तो हम इसको देख के बोल सकते हैं कि हरियाणा धन के मामले में, कमाने के मामले में, प्रति व्यक्ति के आय के मामले में सबसे विकसित है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है बच्चों। अब हम देखेंगे अन्य मापदंड। हम देखते हैं ना कि धन ही सिर्फ विकास का मापदंड नहीं होता है, अब अन्य मापदंड में आ जाते हैं। ठीक है, अब 14 से 15 वर्ष की आयु की में साक्षरता दर उसी वर्ष उठाया गया ये। ठीक है, ये आंकड़ा कब का था, 2016-17 का। 2016-17 में 14-15 वर्ष की आयु में साक्षरता दर देखा गया। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, आंकड़ा आप मिला लोगे बुक से। हरियाणा में 61% था साक्षरता दर 14-15 वर्ष के बच्चों में, यानी पढ़ने लिखने का जो ये होता है वो रेट हरियाणा में 61% था, केरल में 83% था, और बिहार में 45% था। बिहार तो प्रति व्यक्ति आय में भी पिछड़ा, और बिहार तो यहाँ पर साक्षरता दर में भी पिछड़ा हुआ राज्य है। अब चलते हैं हरियाणा और केरल की बात करते हैं। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में केरल से भी अधिक था, लेकिन केरल का भी बहुत कम नहीं था। लेकिन केरल के लोग ज़्यादा साक्षरता दर है वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि केरल ज़्यादा विकसित है। ठीक है, ये बात बता देता है। अब स्वास्थ्य सुविधा और में भी देखें तो केरल आगे ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ धन को देख के हम चीज़ों का विकास नहीं समझ सकते हैं, राष्ट्रों का विकास या देशों, राज्यों का विकास हम नहीं समझ सकते हैं। और भी चीज़ों को देखना पड़ता है, अन्य लक्ष्यों को, अन्य मापदंडों को भी देखना पड़ता है। अब स्वास्थ्य और पोषण पे आए। ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण को कैसे हम देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, आपके शरीर का वजन और आपकी लंबाई को भाग दे देते हैं। वजन बटा लंबाई से भाग दे के निकाला जाता है। ठीक है, और ये मीटर में होता है। तो कम बीएमआई का मतलब क्या है, कुपोषण। कम बीएमआई क्या माना है, अगर आपका बीएमआई 18 से कम आया तो आप बीमार हो। ठीक है, कुपोषित हो, आपको माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, आपको अच्छा खाना नहीं मिला है, अच्छा पानी नहीं मिला है, आप में कमियां हैं बहुत सारा, आप कमज़ोर हो, आप काम करने लायक नहीं हो। तो अगर हम बीएमआई अगर किसी देश का खराब है तो समझ लो वहाँ लोग काम करने लायक ही नहीं, तो विकास कैसे होगा। ठीक है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कम बीएमआई का मतलब है कुपोषण, कमजोरी, बीमारियों का खतरा। ठीक है, अगर कम बीएमआई है तो समझ लो कुपोषित हैं वहाँ के लोग, कमज़ोर हैं। कमज़ोर लोग क्या बहुत मेहनत करके, श्रम करके काम कर सकता है क्या, बहुत विकसित कर सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा। भावना कुछ भी हो वो अलग बात है। बीमारियों का खतरा यहाँ पे, अगर बीएमआई कम है तो ये माना जाएगा कि आप में बीमारी जल्दी आएगा और आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अगर बीएमआई अधिक है तो भी प्रॉब्लम है, मधुमेह और मोटापा, ये सब। तो आज के डेट में इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, तो इससे विकास को मापने में स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बीएमआई से हम ये सब भी से स्वास्थ्य से भी हम स्वास्थ्य को नापने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि बीएमआई क्या है उस देश का, वो देखने का ज़रूरत है, बॉडी मास इंडेक्स। अब हम आएंगे मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया सूचकांक है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अंग्रेजी में, हिंदी में बोला जाता है मानव विकास सूचकांक।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे मापदंड आ जाते हैं। जिसका एसडीआई अच्छा होता है, जिस देश का एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होता है, वो देश विकसित माना जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 बातें आती हैं। पहला, जीवन प्रत्याशा कि लोग कितना जी पा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा, लोगों में साक्षरता दर कितना है, शिक्षा की स्थिति क्या है वहाँ। और तीसरा, आय आता है, इनकम भी आता है। ठीक है, इनकम को भी लेते हैं, बिना इनकम के हम डेवलपमेंट की कल्पना ही नहीं कर सकते। सब कुछ इनकम पर है, लेकिन सब कुछ इनकम नहीं है। सब कुछ इनकम पर है, हर चीज़ को इनकम से सुधारा जा सकता है, लेकिन सब कुछ सिर्फ अकेले इनकम डेवलपमेंट नहीं होता। अब एसडीआई से पता चलता है कि देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। 2017 के आंकड़े अगर हम उठाते हैं तो देश एसडीआई रैंक श्रीलंका का 76 है, भारत का 130 है। ठीक है, और म्यांमार का 148 है, पाकिस्तान का 150 है, नेपाल का 149 है और बांग्लादेश का 136 है। ठीक है, रैंक जितनी कम है देश उतना अधिक विकसित माना जाएगा। ठीक है, आप देखो हमारे बगल में श्रीलंका है, 76 है, वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, उनकी एसडीआई अच्छी है। ठीक है, जनसंख्या कम है वहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को उन्होंने ठीक रखा हुआ है। आप देखो बांग्लादेश, जो हम बहुत बेकार समझते थे और है भी 2017 के आंकड़े में, लेकिन बांग्लादेश भारत से के एसडीआई से बांग्लादेश का एसडीआई अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ का अच्छा है। आप पाकिस्तान हमसे पीछे है, वो हमेशा पीछे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रैंक का मतलब वो पीछे है। अब जैसे क्लास में कोई फर्स्ट करता है तो पीछे थोड़े हो जाता है, 1 नंबर में रहता है वो। तो 1 नंबर का मतलब कम नहीं है, 100 नंबर वाला ज़्यादा नंबर नहीं लाया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रैंकिंग में यही मामला है कि जितना अधिक रैंक रहेगा, 130, 148, 150, उसको कम माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए श्रीलंका की स्थिति कितनी अच्छी है भारत से। तो हम तो ये देखेंगे तो एसडीआई जो है वो बदल दिया सारा। हो सकता है श्रीलंका से ज़्यादा बड़ा इकोनॉमी है भारत। ठीक है, ये 4th नंबर की इकोनॉमी बोली जाती है पूरे विश्व में, अब 3rd नंबर में चली गई है, जापान से आगे चला गया है। लेकिन एसडीआई रैंक अगर नहीं है तो ये पोल खोल दे रहा है कि यहाँ पे आर्थिक विषमता बहुत अधिक है। ठीक है, तो रैंक जितना कम होगा देश उतना अधिक विकसित माना जाएगा, ये होता है आंकड़ा। ठीक है, अब आएंगे रैंक जितनी कम देश उतना अधिक विकसित। प्रति व्यक्ति आय क्यों डॉलर में? प्रति व्यक्ति आय जो है वो डॉलर में मापा जाता है। हर देश का तुलना अगर हम प्रति व्यक्ति आय क्या करते हैं तो डॉलर में करते हैं, रुपया में नहीं किया जाता है, क्योंकि देश से तुलना करना पड़ता है। सभी देशों की तुलना आसान करने के लिए आय को डॉलर में बदला जाता है। जो इनकम है, जैसे हमारे यहाँ रुपया में कमाया जाता है, तो रुपया को हमको डॉलर में बदल देते हैं ताकि हर देश की क्रय शक्ति समान आधार पर देखी जा सके। तो हर देश का परचेजिंग पावर एक बराबर में करके देख पाएँ, उसके लिए रुपया, हर करेंसी को डॉलर में, हर इनकम को डॉलर में बदला जाता है। अब डॉलर में ही क्यों, तो ये सवाल उठता है क्योंकि डॉलर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लेन देन करने वाली करेंसी है, इसलिए उसका सबसे अधिक लेन देन होता है, इसलिए वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो उसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जीवन प्रत्याशा, अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीवित रहेगा। 2017 में आंकड़ा है कि श्रीलंका का 75.5 है, वैसे ही इसका एसडीआई अच्छा नहीं हो गया। भारत का 68.8 वर्ष है, नेपाल का 70.6 वर्ष है और बांग्लादेश का 72.8 वर्ष है। देखो बांग्लादेश की भी स्थिति अच्छी है, नेपाल की भी स्थिति अच्छी है, वहाँ लोग ज़्यादा जी रहे हैं भारत की तुलना में और श्रीलंका की तुलना में। पहले तो भारत का जीवन प्रत्याशा दर जो था वो और भी बुरा था। ठीक है, इसका मतलब है कि इतने लोग औसतन जी रहे हैं। श्रीलंका में अगर जन्म लिए हो तो 75.5 वर्ष जीने की ज़्यादा संभावना है। यहाँ पे भारत में 68.8 वर्ष ही जी पाओगे, ये संभावना है। यानी लगभग देख लो कि कितना का अंतर है, लगभग 8 साल का अंतर दिख रहा है, 8-9 साल का अंतर दिख रहा है। नेपाल में भी हम 2 साल ज़्यादा जी सकते हैं लगभग यहाँ से। ठीक है, तो 5-7 साल श्रीलंका में ज़्यादा जी रहे हैं लोग। बांग्लादेश भी 72.8 है, तो बांग्लादेश की भी स्थिति भारत से अच्छा है। ठीक है,
ये दिखा रहा है जीवन प्रत्याशा में। यह बताता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। जरूर बात यह है कि बांग्लादेश वगैरह में हॉस्पिटल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग जागरूक हैं इस मामले में अपने स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। अब हम बात आएंगे, यह बताता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। अब औसत विद्यालय वर्ष पर हम बात करें। औसत विद्यालय वर्ष को हम देखते हैं तो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों ने औसतन कितनी पढ़ाई की है। माने अगर किसी देश में देखें तो 25 वर्ष के जो नौजवान हैं वो कितना दिन स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेजेस में पढ़े हैं। श्रीलंका में देखा गया है कि 25 वर्ष का जो एक नौजवान है वो औसतन 10.9 वर्ष पढ़ा है। जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, वो 6 तक ही पढ़ा और छोड़ दिया, तो आगे तो वो पढ़ा नहीं, तो क्या माना जाएगा, वो 6 साल पढ़ा। 25 साल का जब हो जाएगा उससे पूछेंगे तो बोलेगा छठा पास है या छठा फेल है, तो हम बोलेंगे भाई तुम 6 साल पढ़े हो, ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं भाई हम 10th तक पढ़े हैं, ठीक है, तो 10th तक पढ़े हैं तो इसका मतलब तुम 10 साल पढ़े हो, ठीक है। कोई बोलेगा 11th तक पढ़े हैं तो बोलेंगे 11 वर्ष पढ़े हो, ठीक है। 25 वर्ष के आयु में पूछेंगे बच्चों से, जो 25 वर्ष के नौजवान होंगे उनसे पूछेंगे, 25 वर्ष का कोई बच्चा नहीं होता, ठीक है, तो उनसे पूछ के देखते हैं। तो भारत में 6.4 वर्ष, यानी भारत में अगर औसत देखा जाए तो लगभग सब छठा पास है, ठीक है, ये देखा जाएगा। अगर औसत सबको औसत इस तरह से देखा जाता है, इसका मतलब समझो बच्चों कि यहाँ ड्रॉप आउट रेट क्या है, ठीक है, क्या था। ये पहले का आंकड़ा है, आज सुधरा है थोड़ा, लेकिन ये पहले का आंकड़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग छठा तक पढ़ें। तो इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत सारे स्कीम लाते हैं जिससे विकास हो पाए, क्योंकि इन चीज़ों को देखा जाता है शिक्षा से जोड़ के। नेपाल की स्थिति बहुत बुरी है, 4.9 वर्ष है, यानी वहाँ सब 5वां पास के लगभग है मैक्सिमम लोग, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो छठा से भी कम पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आंकड़ा ये बताता है, ठीक है, ये शिक्षा की गुणवत्ता को दिखाता है कि क्या गुणवत्ता है। जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो निर्णय कितने अच्छे हो सकते हैं ये हम समझ सकते हैं। तो इन आंकड़ों को याद रखना है, निष्कर्ष के रूप में लें कि केवल पैसा विकास नहीं है, विकास में शामिल है। पैसा जो है विकास नहीं है, लेकिन विकास में जरूर शामिल है और बहुत अच्छे से शामिल है, ठीक है। अब विकास में शामिल क्या क्या होता है, तब फिर शिक्षा भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, सुरक्षा है, सम्मान है, पर्यावरण है, समानता है। पिछले चैप्टर में सारा जाके देखो, डिटेल में मैंने बताया है। सही विकास वही है जिससे हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो। सही विकास उसी को माना जाता है जिससे हर व्यक्ति का जीवन जो हो वो बेहतर हो। धन्यवाद बच्चों, बस इतना ही।